हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2, जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया है। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सेट 16 यानी प्रैक्टिस सेट 16 का मैथ। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं मैथ का, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और आइए हम लोग इसमें शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, इसमें पूरे आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 46 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एक जो है 1400 रुपया लेकर के व्यापार में प्रवेश करता है, जबकि दूसरा 1800 रुपया लेकर के। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 53 रुपया है तो कुल लाभ कितना है। यहां पे समझिएगा, यह क्या करते हैं कि दोनों का जो लाभ प्राप्त होता है, यानी बिजनेस में जो लाभ प्राप्त होता है, यानी व्यवसाय में जो लाभ प्राप्त होता है, उनमें से आधा फिर क्या करते हैं कि पुनः व्यापार में लगा लेते हैं और आधा बांट लेते हैं दोनों व्यक्ति। तो देखिएगा यहां पे अनुपात में क्या होता है कि कटता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 से 2 नवा 18। अब यहां पे देखिएगा कि ये जो अनुपात होता है, साझेदारी में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो अनुपात होता है वह इनके हिस्सेदारी का भी अनुपात होता है या फिर इनके लाभ का भी अनुपात होता है। यहां से दोनों चीज आप निकाल सकते हैं। तो जो लाभ का अनुपात होता है वही हिस्सेदारी का अनुपात होता है। सोच के देखिए कि जितना पैसा जो लोग लगाएगा उसी रेशियो में लाभ पाएगा, है ना, उसी रूप में, यानी उसी अनुपात में लाभ का हिस्सेदार होगा। तो जैसे देखिए कि दोनों के बीच में कितना रुपया का अंतर है। अनुपात में 2 रुपया का अंतर है, जबकि लाभ में 53 रुपया का अंतर है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। ठीक है, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 53/2। अब यहां से पूछा गया कि कुल लाभ कितना है। तो कुल लाभ देखिएगा कि 9 और 7 16, वो भी कुल लाभ नहीं है। यहां पे क्या है कि आधा क्या करते हैं लोग कि अपने आप में रख लेते हैं और आधा शेष क्या करते हैं कि पुनः व्यापार में लगा देते हैं। तो आधा पुनः व्यापार में लगा लिए हैं और आधा देखिएगा यहां पे, तो 53/2 गुने 9 7 16। तो ये जो हो गया यह आधा लाभ हो गया। तो कुल लाभ के लिए क्या करेंगे, तो 2 से फिर गुना कर देंगे। 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से कुल लाभ निकल जाएगा। कुल लाभ बराबर 53 गुने 16, 16 × 48 के 8 हासिल 4, 16 × 5 80 और 4 84, यानी 848 रुपया कुल लाभ निकल करके आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 260 रुपए और साधारण ब्याज 250 रुपए हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा कि कोई धन है यानी पी है, 2 वर्ष का बात बोला जाता है, 2 डंडा खींच दीजिए। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 260 रुपया, जबकि साधारण ब्याज 250 रुपया है। अब देखिएगा कि साधारण ब्याज जो होता है दोनों वर्ष में समान होता है, ये चीज पता होगा। तो 2 से हम लोग भाग देंगे साधारण ब्याज में तो 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा, 2 से काटिएगा तो 125 बार में, यानी 125 रुपया पहले वर्ष में, तो दूसरा वर्ष में भी 125 रुपया मिला होगा।
चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, ठीक है। तो ब्याज पर ब्याज मतलब क्या कि पहले साल के ब्याज का ब्याज दूसरे साल में गया होगा, यही डाटा होता है ना। तो डायग्राम इस प्रकार होता है। तो देखिएगा 250 रुपया तो इसका हो गया क्या, साधारण ब्याज हो गया, और 260 रुपया क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 260 रुपया में से यदि हम 250 रुपया घटा देते हैं तो कितना, 10 रुपया जो बचेगा वह क्या बचेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। यहां पे यही चीज होता है। अब सोच के देखिए कि अंतर कैसे निकलता है। तो ब्याज का रेट प्रतिशत बराबर अंतर होता है ना। तो ब्याज का रेट प्रतिशत बराबर अंतर, तो यहां से हम लोग को रेट निकालना है कि यानी दर निकालना है। तो देखिएगा 125 का आर प्रतिशत बराबर 10 रुपया, यहां से इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो 125 गुने आर बटा 100, प्रतिशत मतलब बटा में 100 बराबर 10, 25 25 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, आर बराबर हो जाएगा 4, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 4 दूनी 8 प्रतिशत। यहां से रेट निकल करके आ गया कितना, तो 8 प्रतिशत, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि ए अकेला एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला काम करता है तो 18 दिन में काम पूरा कर लेता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी दोनों मिलकर के काम करता है तो इसे 15 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, 10 दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए को अकेले उस कार्य को पूरा किया, यानी ए क्या करता है कि उस कार्य को पूरा करता है अकेला। ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो यहां पे देखिएगा, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क होता है। तो 18 और 15 का एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 18 5 90, 15 6 का 90। आप कह सकते हैं कि ए प्रतिदिन 5 काम करता है, ये क्षमता होता है, यानी एफिशिएंसी होती है इसका। तो देखिएगा कि ए प्रतिदिन 5 काम करता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर के काम करता है तो 6 काम होता है। तो सोचिए कि ए अकेले एक दिन में 5 काम करेगा तो बी का कितना होगा क्षमता। यहां से आप देख सकते हैं कि ए का है अकेला 5 काम प्रतिदिन, तो 6 में से 5 घटा दीजिएगा तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 10 दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बी क्या करता है कि 10 दिन बाद ना काम छोड़ता है, इसका मतलब 10 दिन तो दोनों मिलकर के साथ ही काम किया होगा। तो ए प्लस बी गुने 10, क्योंकि एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेगा, ए प्लस बी, तो 6 काम। तो 6 गुने 10 बराबर 60 काम कर दिया, 60 कार्य कर दिया। अब शेष कार्य कितना बच गया, शेष कार्य बच गया, देखिए 90 काम टोटल था जिसमें से 60 काम हो गया, इसको घटा दीजिए तो 30 काम जो बच गया वह शेष बच गया। अब हम लोगों से पूछा है कि शेष काम को ए अकेला कितना दिन में किया होगा। तो यहां से देख सकते हैं आप कि ए अकेला शेष काम को किया होगा। देखिए शेष काम 30 है और इसका क्षमता क्या है, प्रतिदिन 5 काम करने का। तो 5 से भाग दे दीजिए तो 5 6 30, यानी 6 दिन इसको लगा होगा शेष काम करने में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहां पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब यहां पे देखिएगा कि इसका 2 भुजा आपस में क्या होगा कि बराबर होगा। तो भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों आपस में बराबर होगा और ए वाला अलग होगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग x मान लेते हैं, x भुजा, और इसको अलग है तो अलग मान लेंगे y। 2 भुजा आपस में बराबर है तो जितना
AB का लंबाई होगा उतना ही AC का लंबाई होगा, जबकि BC का लंबाई अलग होगा। यहां पे बोल रहा है क्या कि इसका आधार कौन हो गया, ये नीचे, यानी जिस पर टिका हुआ है त्रिभुज, यह इसका आधार होगा यानी बेस होगा। यानी इसका आधार जो है यानी y जो है समान भुजाओं का 6/5 गुना, यानी ये जो आधार है यह समान भुजाओं का 6/5 गुना ई है। इसको हम इधर लाते हैं तो x/y बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा जाकर के उधर 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ई जब 5 होगा, ये जब इसका वैल्यू 5 होगा तो इसका कितना होगा 6 होगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 5 और y बराबर 6 हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है कितना, तो 32 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट इसमें वेरिएबल्स डाल देते हैं, यानी कोई चर से गुना कर देते हैं, क्योंकि यह जो है अनुपात में, यह जो है यह अनुपात में। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर लिख देते हैं कि 5a, x बराबर कितना 5a और y बराबर 6a। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग होगा, तो देखिए 5a प्लस फिर 5a प्लस में 6a, तो तीनों भुजाओं का योग बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। 5 5 10 और 6 16, 16a बराबर हो जाएगा 32, 16 से 16 दूनी 32, a बराबर हो गया 2। अब जब a बराबर 2 हो गया तो यहां पे देखिएगा कि इसका मान कितना है, इसका मान जो है यह 5a है, ये 5a है, जबकि 5a है ये भी और 6a है। तो इसका मान जो है वो आप देखिएगा कि a बराबर 2, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी 5a बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 6a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है। अब यहां पे देखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4, b/4, b कौन, b से बेस, ठीक है, बेस यानी ये आधार, रूट अंडर भुजा यानी समान भुजा, तो ये होगा आपका 4a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहां से हम लोग बैठाते हैं, तो b का मान कितना है यानी y का मान कितना है, तो 12 है, तो 12/4 रूट अंडर 4 गुने a का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है, तो 12 है, 12 का स्क्वायर, 4 से काटेंगे 4 ते 12, 3 रूट अंडर 10 के स्क्वायर कितना 100, 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400 और माइनस 12 के स्क्वायर 144। यहां से इसका निकालेंगे हम लोग, तो 3 रूट अंडर 400 में से 144 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 6, 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से 4 घटेगा 5, 3 में से 1 घटेगा 2, 256। तो 3 गुने 256 का वर्गमूल क्या होता है, तो 16 होता है, 16 तिया 48 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर निकल कर क्या जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर है। बोला है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या 3:5
5 के अनुपात में है। उनका लॉसा यानी एलसीएम 90 है, उनका मौसा ज्ञात करें। तो यहां पे देखिएगा कि ये दोनों का एलसीएम दिया गया है। तो सोचिए कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम होता है, जैसे मान के चलिए कि अगर यह संख्या अनुपात में है तो अनुपात में संख्या क्या होता है कि कंप्लीट संख्या नहीं होता है, यानी आंशिक रूप से होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि 3x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम वो 15x हो जाएगा। क्या होगा? 15x हो जाएगा। तो एलसीएम देखिएगा कि 15x है जबकि है 90, दोनों बात बराबर हो गया। यहां से 15 छक्का 90, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? तो 6 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया? तो 6 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि उसका मौसा ज्ञात करें, यानी HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि संख्या कितना हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6 है, तो 6 18 आई हो जाएगा आपका 6 5 30। तो 18 और 30 का HCF क्या होगा? तो HCF यानी मौसा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि ये दोनों को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन में आप देखिएगा कि कौन है जो कि दोनों को काट देगा। तो 2 देखिए, 2 दोनों को काट रहा है। क्या इससे भी बड़ा कोई है क्या? 3, तो 3 भी काट रहा है दोनों को। इससे बड़ा कोई है क्या? 5, तो 5 दोनों को नहीं काटेगा, 30 को काटेगा लेकिन 18 को नहीं काटेगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो है डी नंबर ऑप्शन में जो कि 6 है, जो कि 6 18 को भी काट देगा और 30 को भी काटेगा। ठीक है, तो आपका HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है क्या कि यदि P और Q की आयु का अनुपात 6:5, P और Q के आयु का अनुपात 6:5 और उनकी आयु का योग 33 वर्ष है, तो P की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिएगा कि अनुपातिक योग कितना है? 6 5 11। अनुपात में आयु का योग कितना है? तो 11 है, जबकि रियल में अनुपातिक योग जो है वह 33 है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 3 33। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया यहां से 3। अनुपात 1 का वैल्यू 3 है, तो अनुपात 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 गुने 3 यानी 6 18 वर्ष, क्योंकि हम लोगों से P का पूछा है। तो P का आयु हो जाएगा 18 वर्ष, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 999 गुने 999 बराबर व्हाट? 999 में 999 से गुना करना है। तो देखिएगा बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट को सीखिए। 999 गुने, या फिर ब्रैकेट यहां से यूज करेंगे तो ये भी गुना का ही चिन्ह होता है, ये दोनों के बीच में, है ना। अब सोचिए कि 999 के लिए हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1। 999 से इसमें भी गुना करेंगे, 999 से इसमें भी गुना करेंगे। तो 999 से 1000 में गुना कीजिएगा तो 999 पर 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका बाद माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 999 में 1 से गुना करेंगे तो 999 होगा। अब यहाँ पे घटा दीजिए, तो 0 में से 9 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। कैसे? तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 घटाइएगा तो 1, यहाँ पे 9 बच गया। 9 में से 9 घटेगा 0, फिर यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 9 घटेगा 0, ये हो गया आपका 8, फिर 9 9, यानी 99 80 0 1 आपका गुणनफल आ जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 53 नंबर, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। कौन कौन है? तो 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 5 पैसे। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दे दिया गया है 1:2:3। यदि बैग में कुल मिलाकर के 45 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को रुपया बराबर रुपया करना है
क्योंकि अनुपात में आप जानते होंगे कि एक ही जाति वाला करता है, ठीक है। तो जात बराबर जात करना है, यानी कहने का मतलब है कि रुपया के बराबर रुपया करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये सिक्के का अनुपात है, सिक्के का अनुपात है, ठीक है। तो ये सिक्के का अनुपात है और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि मूल्य निकालना है, यानी मूल्य बराबर मूल्य करना है। तो सोचिए कि 25 पैसा का एक सिक्का, 25 पैसा का एक सिक्का बराबर 25 पैसा ही होगा, 25 पैसा होगा। 10 पैसा का दो सिक्का बराबर 20 पैसा और 5 पैसा का तीन सिक्का यानी 15 पैसा। तीनों जोड़ेंगे तो कितना पैसा होगा? तो अनुपात में हो जाएगा आपका 15 अब 5 20 अब 20 40 अब 20 60, 60 पैसा हो गया। अब हमको रुपया बराबर रुपया करना है, ठीक है। तो 60 पैसा है अनुपात में, इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 100 से भाग देते हैं। तो इतना रुपया अनुपात में है, जबकि है कितना? तो 45 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। 15 से 15 दिया 45, 15 चौके 60, 4 से काटिएगा तो 25 बार में 100 कटेगा। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा। 25 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में 25 तिहाई 75। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? तो 75 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी। तो देखिएगा कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? अनुपात में 3 है। अनुपात 1 का वैल्यू 75 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुने 75, 3 पचे 15 के 5, 7 21 1 22, यानी 225 सिक्के 5 पैसे के कुल 225 सिक्के होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़े 2020 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर विनिर्माण की जानकारी प्रदर्शित करते हैं। यदि 2020 के दौरान भारत में निर्मित टायरों की कुल संख्या 2,60,000 रुपए थी, 2,60,000 यानी टायरों की संख्या है, रुपया नहीं है, टायरों की कुल संख्या 2,60,000 थी, तो कंपनी MRF द्वारा कितने टायरों का निर्माण किया गया था? देखिएगा यहाँ पे एक वृत्त आलेख दे दिया गया है और इसमें आपको पार्ट बाय पार्ट बांटा भी है, आप देख सकते हैं। TVS जो है 25% है, MRF 30%, JK 5%, अपोलो 15% और सीएट 25%। ये टायर कंपनी यानी टायर निर्माता कंपनी का नाम है। अब हम लोगों से पूछा है कि MRF द्वारा कितने टायरों का निर्माण किया गया था। तो देखिए प्रतिशत में जो होता है, पूरे वृत्त का मान जो होता है वह 100% होता है। तो 100% टोटल है, लेकिन है कितना? तो 2,60,000, 2,60,000 है, दोनों बात बराबर। तो 1% का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% बराबर हो जाएगा 2600। 1% का वैल्यू कितना निकल करके आ गया? 2600 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि MRF द्वारा कितने टायरों का निर्माण किया गया था। तो MRF द्वारा 30% टायरों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि MRF, या फिर लिखिएगा का है, सब कुछ लिखल है ये। तो MRF द्वारा कितना? तो 30%। हम लोगों को निकालना है कितना? 30% का वैल्यू। तो 1% बराबर 2600, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा? 2600 गुने 30, 0 0 0 3 जीरो आ जाएगा, 3 छक 18 के 8, 3 दूनी 6 1 7, यानी 78,000 टायरों का निर्माण किया गया था। कौन से कंपनी द्वारा? तो MRF कंपनी द्वारा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 इतना का माध्य विचलन क्या है? तो देखिएगा माध्य विचलन, तो माध्य विचलन क्या होता है? इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है?
माध्य बराबर, यानी माध्य को इस प्रकार सूचित करते हैं, x के ऊपर बार लगा करके, यानी वेनिकुलम लगा करके हम लोग इसको सूचित करते हैं। तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिएगा सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे तो 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5 बटा में संख्या टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 12 4 16 16 3 19 के 9 हासिल 1 1 1 2 3 4 49 बटा में 7 7 7 49, यानी 7 आ गया हम लोग का क्या, माध्य। 7 आ गया, माध्य आ गया। ठीक है, अब यहां से देखिए कि हम लोग को निकालना क्या है, विचलन निकालना है। माध्य तो निकल गया और विचलन निकालना है, और दोनों के सहयोग से क्या निकालना है कि माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, तो विचलन होता है, विचलन कैसे निकलता है, तो विचलन देखिएगा कि सिग्मा मोड में आपका होता है डी, डेरिवेशन मोड में डी होता है। कैसे निकलता है, तो देखिए मोड के अंदर हम लोग लिखते हैं क्या कि संख्या माइनस माध्य, संख्या माइनस माध्य लिखते हैं विचलन निकालने के लिए। ठीक है, यानी डेरिवेशन निकालने के लिए, डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग मोड में लिखते हैं संख्या माइनस माध्य। तो देखिएगा कि संख्या माइनस माध्य कैसे होगा, निकलेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं मोड के अंदर लिखेंगे हम लोग, यानी सिग्मा डी, यानी सिग्मा मोड के अंदर डी बराबर x हो जाएगा, एक बार 3 माइनस माध्य कितना, तो 7 मोड के अंदर लिखना है इसको, प्लस में 10 माइनस 7 मोड के अंदर ही लिखना है, प्लस फिर 10 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 7 माइनस 7 प्लस 10 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 7, इतना आ गया बराबर। देखिएगा यहां पे कि -7 में से 3 घटाइएगा तो -4 बचेगा मोड के अंदर, मोड के अंदर बचेगा -4, प्लस में 10 में से 7 घटाइएगा तो मोड के अंदर 3 बचेगा प्लस में, प्लस 10 में से 7 घटाइएगा तो +3 बचेगा मोड के अंदर, प्लस -7 में से 4 घटेगा तो -3 बचेगा मोड के अंदर, प्लस 7 में से 7 घटेगा तो 0 बच जाएगा, प्लस 10 में से 7 घटाइएगा तो 3 बचेगा, प्लस -7 में से 5 घटेगा तो -2 बचेगा मोड के अंदर। अब देखिएगा कि मोड के अंदर प्लस में हो या फिर माइनस में हो, जब बाहर निकलता है तो प्लस में ही होता है। मोड के अंदर प्लस में हो या माइनस में हो, बाहर निकलेगा तो प्लस में ही होगा। तो देखिए -4 है तो बाहर निकलेगा तो +4 हो जाएगा, प्लस ये 3 प्लस में है तो 3 ही होगा, प्लस में 3 प्लस, देखिए -3 है, मोड से बाहर निकलेगा +3 हो जाएगा, प्लस 0 के 0 हो जाएगा, +3 प्लस माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा। ये सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 3 13 13 3 16 2 18, 18 हम लोग का निकल गया क्या, विचलन निकल करके आ गया। हम लोगों से पूछ रहा है कि माध्य विचलन क्या होगा, तो देखिएगा माध्य विचलन बराबर होता है, माध्य विचलन विचलन लिखा गया है, विचलन माध्य विचलन बराबर होता है सिग्मा डी बटा में एन, सिग्मा मॉड अंडर डी अब बटा में एन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे
इसका वैल्यू कितना आया है तो 18, और n जो होता है वह टोटल संख्या होता है, यानी टोटल कितना बार लिखा गया तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार, तो बटा में 7 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 3.87 पर एकरी माइनस 2.59 पर रेकरी, इसका मान क्या होगा, ये चीज निकालना है। तो देखिएगा कि माइनस में जैसे यानी घटाने के लिए बोला जाए और रेकरिंग में रहे तो कुछ नहीं करना है, सीधे घटा देना है। तो देखिए 7 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 घटेगा तो 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यहाँ दशमलव 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद, रेकरिंग है तो रेकरिंग चढ़ा दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक पुस्तक विक्रेता ने मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट दी। एक पुस्तक विक्रेता जो है वह क्या करता है कि मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, प्रतिशत में उसका लाभ क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे मुद्रित मूल्य जो है यानी मार्केट प्राइस MP बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या कि 100 रुपया, 100 रुपया उसका मार्केट प्राइस है यानी मुद्रित मूल्य है, उस पर 10% छूट देता है तो दुकानदार क्या करेगा कि छूट देकर के बेचेगा ही यानी सेल करेगा, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है। तो सोचे कि कमीशन मिला होगा तो दुकानदार का क्रय मूल्य, दुकानदार का CP बराबर हो जाएगा कितना, तो प्रकाशक द्वारा 30% छूट मिला तो 100 का 70/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 70 रुपया में इसको किताब मिल गया, किसको, दुकानदार को मिला प्रकाशक के द्वारा। अब यहां पे देखिए कि ग्राहक का CP या फिर दुकानदार का SP, दुकानदार का सेलिंग प्राइस, अब यह बेचेगा कैसे, तो 10% छूट देता है किस पर, तो मुद्रित मूल्य पर। तो मुद्रित मूल्य कितना है तो 100 रुपया है, तो 100 रुपया पर यह 10% छूट देगा तो 90% लेगा पैसा, यानी 90 रुपया लेगा, 90 रुपया लेगा। अब बोला है क्या कि प्रतिशत में उसका लाभ क्या होगा, यानी दुकानदार का प्रतिशत में लाभ क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि खरीदा 70 रुपया में, बेचा 90 रुपया में, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हो कि लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है तो 20 रुपया, कितना में तो 70 में, और गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 200 बटा में 7, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 60, 7 8 56, 4/7, यानी 28.4/7% लाभ कमाया कौन, तो दुकानदार ने, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट हल करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि बोर्ड मास में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, वेनिकुलम यानी बार अगर नहीं लगा हुआ है तो देखिए बार कहीं भी नहीं लगा हुआ है इसमें, तो सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए सबसे अंदर का ब्रैकेट यही है और इसको तोड़ते हुए बाहर की तरफ आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 एकम 2 1 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। अब यहाँ देखिए 3/2 है, इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी -1/3 है, -1/6 है, इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एलसीएम कितना, तो 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, माइनस 3 से 3 दूनी 6, 2 एकम 2, -6 एकम 6, 1, 9 में से 2 1 3 घटेगा तो 6/6 कर जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इतना ही हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 1 5/4, -1/2, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि 4 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, -2, तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 इसका वैल्यू हो गया।
अब यहाँ पे देखिए 3/4 है और 4 × 12 1 13/4, ये हो जाएगा 4 × 12 1 13/4 हो जाएगा। अभी भाग में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, आगे वाला ये पलटेगा तो 4/3 हो जाएगा, यानी 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 13/3 हो गया। ये जो है 13/3 हो गया माइनस में, 8 दूनी 16 1 17, 17/2 माइनस 13/3। अब इसका निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 × 6 3 बार में, 17 × 51 माइनस 3 से 3 दूनी 6, 13 दूनी 26। अब यहाँ देखिए कि 51 में से यानी 11 में से 6 घटेगा तो 5, ये बच जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो 2/6, यानी 25/6 हो जाएगा। अब इसका पूर्णांक में तोड़िए तो 6 चौके 24 और 1 25/6, यानी 4.1/6 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या है। तो ए नंबर में है √1728, इसका घनमूल है। बी में है पाई, सी में दिया हुआ है 2.48762728 और डी में है 8.3671284678 तो ये चीज दिया गया है। अब बोला क्या कि ये निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा कि इसका यानी ए नंबर में हम लोग देखते हैं कि इसका घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालिएगा तो कैसे निकलता है, तो देखिए अंतिम से यानी दाएं तरफ से 3 अंक छांट लेते हैं और छांटने के बाद सोचते हैं कि कौन से अंक का हम क्यूब करें कि इकाई स्थान पर 8 है तो 8 ही आना चाहिए। तो 2 के क्यूब 8 होता है तो 2 हो जाएगा। अब जो बच गया कौन, 1 बच गया है। इसके बारे में सोचा जाता है कि कौन से अंक का हम क्यूब करें कि 1 से कम आना चाहिए या 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो वह है 1। तो 1 हो गया, यानी 1728 का घनमूल जो होता है वह 12 होता है और 12 एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिए कि बी में आपको पाई दे दिया गया है, जो कि पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी पाई। अगर यहाँ पे पाई के जगह पर 22/7 दे देता, ऐसे पाई का मान नहीं दे करके जैसे 22/7 दे देता, तो 22/7 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पाई का बात किया जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों से पूछा था कि कौन इसमें से परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है ना। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या का रूल है, अपरिमेय संख्या का रूल है कि दशमलव के बाद अंक लगातार आना चाहिए, यानी यह डॉट डॉट लगा हुआ रहता तब ये भी अपरिमेय संख्या हो जाता, लेकिन डॉट डॉट नहीं है, यानी यह शांत दशमलव में है। शांत दशमलव मतलब क्या कि दशमलव के कुछ दूरी तक जा करके पूरा पूरा कट गया है, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा है ना, दोनों में नहीं है। तो इसलिए सी और डी जो होगा यह अपरिमेय नहीं होगा, जबकि परिमेय होगा, है ना। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से अपरिमेय संख्या कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, बोला कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पी क्यू आर बराबर दिया गया है। तो देखिएगा कि समकोण P पर, P जो है समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर के परिकेंद्र के निर्देशांक क्या है। तो यहां पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। P क्या है, समकोण है, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R, पी क्यू आर। अब यहां पे देखिएगा कि P बराबर क्या है, 3,4 है। P बराबर है 3,4।
Q का वैल्यू है 7,4 और R का वैल्यू है 3,8। अब यहां पे देखिए कि त्रिभुज PQR के परिकेंद्र के निर्देशांक क्या है। तो परिकेंद्र जो होता है यह समकोण के सामने यानी कर्ण जो होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। यानी समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र कर्ण पर के मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। किस पर? तो कर्ण पर के मध्य बिंदु होता है, यानी बीच का बिंदु होता है। तो यही हो जाएगा आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र 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 हो जाएगा x, y। इसका वैल्यू निकालना है हमें। x का वैल्यू निकालना है तो सोचिए कि ये दोनों के बीच का है। तो बीच का मतलब क्या कि दोनों को x यानी दोनों के x का वैल्यू जोड़ करके आधा करेंगे। तो देखिएगा यहां पे कि a वाला जो होता है x होता है, ये जो होता है आपका x होता है और ये y होता है, ये भी x होता है और ये y होता है। तो यहां पे x बराबर निकालेंगे, परिकेंद्र हमको निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा क्या? तो दोनों x को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 यानी 7 + 3 और इसका आधा कर देंगे। आधा करेंगे तब तो यहां बीच वाला आएगा, है ना। तो आधा करेंगे तो देखिएगा 7 और 3 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 × 5 = 10 यानी 5 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 5। y का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए y वाला जोड़ेंगे दोनों को तो 4 + 8 बटा में 2, आधा करेंगे इसको तो 8 × 4 = 12, 12 बटा 2, 2 × 6 = 12, कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी परिकेंद्र जो बिंदु होगा इसका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू कितना? तो 5 और y का वैल्यू कितना? तो 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि यदि समीकरण x² - x - 1 बराबर 0 हो, 0 के मूल अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। तो समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा बटा बीटा तथा बीटा बटा अल्फा होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a, -b बटा a होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि -b बटा a होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे माइनस, तो पहले से सूत्र में ही b का वैल्यू क्या है? तो -1, b का वैल्यू -1 है बटा में a का वैल्यू क्या? कोई चीज से नहीं यानी 1 से गुना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 1, 1 बटा 1 बराबर क्या? 1, 1 बटा 1 मतलब 1, तो प्लस में 1 हो जाएगा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर +1 हो जाएगा। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a होता है, c बटा a होता है। तो c बटा a होता है तो देखिएगा c का मान कितना है? तो -1 है। अब बटा में a का मान 1, तो -1 बटा 1 हो जाएगा कितना? -1 हो जाएगा। तो -1 किसका आ गया? तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को समीकरण निकालना है। तो देखिएगा नया समीकरण बराबर यहां से निकलेगा। देखिएगा x² माइनस ये हो जाएगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू एक्स, माइनस माइनस है तो माइनस यहाँ पे जैसे है वैसे ही, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि ये होता है अल्फा बटा बीटा गुने बीटा बटा
अल्फा बराबर 0। यही समीकरण होता है। तो यहां से क्या करते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा बार में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से अल्फा कैंसिल बीटा, यानी बीटा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, इसको यदि हम लोग काटते हैं तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना जो होता है यह किसका वैल्यू होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे मैं माने चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से आप घटा दीजिएगा 2ab, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इतना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या किए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लिख दिए क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना, बिल्कुल यही इसी प्रकार है। अब बटा में नीचे अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या है, एक्स है, -1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कि ए हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो -1 है, बटा में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो -1 इंटू एक्स प्लस -1 बराबर 0। अब यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, अब बटा में -1 इंटू एक्स -1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए कि माइनस ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, अब बटा -1 यानी -3/1, -3/1 लिख सकते हैं इसको, इंटू एक्स -1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुने एक्स यानी 3x -1 बराबर क्या, 0। तो नया जो समीकरण हमारा बन करके आ गया वह क्या आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 बराबर 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, बोला कि एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। 1:30 बजे क्या करता है कि एक चोर कार चुरा करके भागता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कार के स्वामी को दोपहर 2 बजे कार चोरी का पता चलता है तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। वह चोर को कितने बजे पकड़ पाया। तो देखिएगा कि चोर है और चोर भागना शुरू किया है कार चुरा करके 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे कार चुरा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू किया। अब देखिए कि कार के मालिक को पता चलता है, कार के मालिक को पता चलता है ये चोर का है, ठीक है, और कार के मालिक को पता चलता है कितना बजे, तो 2 बजे पता चलता है कि मेरा कार चोरी हो गया। 2 बजे दोपहर को पता चलता है और वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरे कार से उसका पीछा करता है। तो चोर को कितना समय में पकड़ लेगा। तो सोचिए
कि 1:30 बजे ही चला है और ये चला है 2 बजे। इसका मतलब चोर जो है आधा घंटा पहले गाड़ी चुरा करके यानी कार चुरा करके भागा है। तो आधा घंटा में चोर यानी आधे घंटा में चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, समझिएगा कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है, यानी रफ्तार जो होता है जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना, तो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, समझिएगा। अब यहां पे सोचिए कि जब इसको पता चला, यानी कार के मालिक को जब पता चला कि मेरा कार चोरी हो गया, तब तक के चोर 30 किलोमीटर दूर जा चुका होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करता है कि अब देखिए इसका रफ्तार तो ज्यादा है, चोर के रफ्तार से मालिक का जो कार का रफ्तार है वह ज्यादा है, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों के बीच का अंतर देखेंगे हम लोग, तो 60 किलोमीटर। अब देखिए चोर क्या करेगा, रुका हुआ थोड़ी है, 60 किलोमीटर आगे जाएगा। जब तक के चोर क्या करेगा कि 60 किलोमीटर आगे जाएगा, तब तक के मालिक कितना, तो 75 किलोमीटर आगे। इसका मतलब 15 मीटर क्या हो रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा मैनेज कर रहा है। तो सोचिए कि 30 किलोमीटर उसको पकड़ना है, यानी डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में कितना का है, 30 किलोमीटर का ही गैप है। चोर और कार के मालिक के बीच 30 किलोमीटर का ही गैप है। क्यों, क्योंकि 30 किलोमीटर ही गया है, तो जैसे ही वह 30 किलोमीटर गया वैसे ही क्या हुआ कि मालिक को पता चल गया कि मेरा कार चोरी हो गया, तो ये भी भागना शुरू किया। तो 30 किलोमीटर देखिए अब, तो यहां पे मालिक के कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से घटा देंगे कितना, चोर के कार की चाल, तो कितना आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा किसका आ गया, तो मालिक के कार का चाल आ गया। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर जाकर के मैनेज कर देगा। तो 30 किलोमीटर कितना देर में, तो देखिए समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 30 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 दूनी 30, यानी 2 घंटा बाद जाकर के उसको पकड़ लेगा। चोर को 2 घंटा बाद पकड़ लेगा, तो कितना बजे, तो सोचिए कि 2 बजे चलना शुरू किया है और उसके 2 घंटा बाद यानी 4 बजे शाम में, यानी शाम कितना बजे, तो 4 बजे कार का मालिक जो है चोर को पकड़ पाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है। दिए गए वृत्त चित्र यानी वृत्त आरेख का, तो दिए गए वृत्त चित्र में एक पुस्तक बनाने पर किए गए व्यय प्रतिशत में दर्शाया गया। तो देखिएगा कि अदर्स यानी अन्य में 15% है, पेपर के लिए यानी कागज में लगा है 25%, प्रिंटिंग यानी मुद्रण में लगा है 27%, और जिल्द साजी में यानी जिल्द चढ़ाने में 33% लगा है। यदि कुल व्यय यानी कुल जो खर्च है वो 60,000 रुपये है, तो मुद्रण पर किया गया व्यय कितना। तो देखिएगा कि वृत्त का टोटल जो वैल्यू होता है वह प्रतिशत में 100% होता है, 100%। तो 100% उसको खर्च लगा, लेकिन लगा है कितना, तो 60,000 रुपये। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 1% का वैल्यू आ गया 600। अब देखिए 1% का वैल्यू 600 है, तो हम लोगों से पूछा है कि मुद्रण पर किया गया व्यय, तो मुद्रण पर किया गया व्यय निकालना है। तो देखिएगा कि मुद्रण पर किया गया व्यय कितना है, तो 27% है। तो 1% का वैल्यू हम लोग को मालूम है, अब निकालना है 27% का वैल्यू। तो 27 गुने 600 डबल जीरो हो जाएगा, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, यानी 16,200 रुपए इसको मुद्रण पर खर्च उठाना पड़ा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, इसे बोला क्या कि यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1, 2 घन है यानी पहला घन और दूसरा घन, इसके आयतनों का अनुपात यानी आयतन का अनुपात दे दिया है 27:1, 27:1।
अब पूछ रहा है तो उनके सिरे की लंबाई का अनुपात क्या होगा। अब देखिए उनके सिरे का लंबाई पूछा है, लंबाई का अनुपात पूछा है। तो यहां पे समझिएगा कि आयतन जो होता है वह मीटर क्यूब होता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो मान के चलिए मीटर क्यूब हुआ, आयतन जो होता है वह मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन जो होता है वो निकालते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल में, फिगर में। तो घन का आयतन जो होगा वह मीटर क्यूब में होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और लंबाई जो होगा वह मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। तो मान के चलिए मीटर क्यूब में अगर आयतन है तो हमको मीटर में पहुंचना है। तो मीटर क्यूब से मीटर में पहुंचने के लिए क्या करते हैं, तो आप जानते होंगे कि घनमूल करते हैं। तब तो आपका पावर 3 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा मीटर। तो यहां पे क्या करना होगा, तो 27 का क्यूब करना होगा, सॉरी 27 का घनमूल करना होगा, 27 का घनमूल और इधर 1 का घनमूल, है ना। तब तो हम लोग पहुंचेंगे यहां से यहां। तो 27 का घनमूल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 27 का घनमूल कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, जबकि 1 का घनमूल कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो घनों की लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 729 का कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो एक तो 729 हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ते हैं तो 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27 तिहाई 81, 3 से 9 तिहाई 27, 3 से 3 तिहाई 9। अब इसमें देखिए कि कितना आपको दिख रहा है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो देखिएगा पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, तो पूर्ण वर्ग एक हो जाएगा 729, जो कि 27 का स्क्वायर होता है, यानी 27 का वर्ग होता है। एक हो जाएगा आपका 81 जो कि 9 का वर्ग होता है, और एक हो जाएगा इसमें आपका 9 जो कि 3 का वर्ग होता है। तो इसमें से आपको पूर्ण वर्ग कितना निकल गया, तो 3 निकल गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 ऐसे हैं जो कि पूर्ण वर्ग है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात क्रमशः 5:3। 2 व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। 5:3 के अनुपात में क्या है, आय है, आमदनी, तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5। 9:5 है व्यय। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो यहां पे देखिएगा कि आय कितना है, 5 रुपया, और व्यय 9 रुपया थोड़ी हो सकता है। आमदनी 5 रुपया है और खर्चा 9 रुपया कैसे हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ये ज्यादा होगा और ए वाला कम होगा। तो इसमें क्या करते हैं, आय वाला में x से गुना कर देते हैं। अगर x से हम लोग गुना करेंगे और इसमें हम लोग y से गुना करेंगे तो यहां से आय व्यय निकल जाएगा। तो हो जाएगा आय कितना, तो 5x, पहला व्यक्ति का आय हो जाएगा 5x, और व्यय हो जाएगा कितना, तो 9y। और आप जानते हो कि बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। आय माइनस व्यय, तो आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत हो जाएगा। जबकि बचत कितना है, बचत है 1300 रुपया। पहला व्यक्ति का 1300 है तो 1300 लिखेंगे, और दूसरा व्यक्ति का देखिए आय कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। व्यय कितना, तो 5y बराबर 900। बचत बराबर बचत कर दिए। यहां से हम लोग को निकालना है क्या, कि प्रत्येक की आय ज्ञात करें। तो हम लोग को अगर x का वैल्यू निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि y को कटाना पड़ेगा। तो y को कटाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 5 से गुना करेंगे और इसमें 9 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा आपका 50 25 x
माइनस 9 पचे 45y, 45y बराबर 13 पचे 6500। 9 से 9 तिया 27, x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 नमा 8100। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। एक प्लस से एक माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा, इसको काटिएगा तो इससे ही कैंसिल हो गया। माइनस 27x में से 25x घटाएंगे तो माइनस 2x बचेगा। माइनस 8100 में से 6500 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 0। 11 में से 5 घटेगा 6, ये हो गया आपका 7। 7 में से 6 घटेगा 1, माइनस 1600। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 800 बार में, x बराबर हो जाएगा 800। x का वैल्यू कितना आ गया? 800 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि पहले व्यक्ति का आय और दूसरे व्यक्ति का आय, तो यहाँ पे आय निकालना है। तो इसका है 5x और इसका है कितना? तो 3x। x का वैल्यू 800, तो 5 गुने 800, 8 पचे 4000 यानी 4000 रुपये। और दूसरा व्यक्ति का हो जाएगा 3 गुने 800, 8 3 2400। यह इसका आंसर हो जाएगा 4000 और 2400। पहले व्यक्ति का 4000 और दूसरे व्यक्ति का 2400, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक वस्तु 20% बट्टे पर बेची जाती है। बट्टा मतलब क्या? छूट। तथा नगद भुगतान पर 30% का एक अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यानी नगद भुगतान किया जाता है तो 30% अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा एक छूट और मिलता है। तो एक छूट तो पहले मिलेगा, 20% का छूट तो ऐसे जनरली है, लेकिन नगद भुगतान करने पर 30% का एक अतिरिक्त छूट भी मिलता है। यदि शिवानी ने उसे 2520 रुपए नगद देकर के खरीदा। ये नगद देकर के क्या करता है कि खरीदता है कितना में? 2520 रुपए में। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस माना कि एमपी ही मान लीजिए, ठीक है। और एमपी पर ही छूट मिलता है, तो मार्केट प्राइस पर पहले 20% छूट मिला, यानी लिया कितना? तो 80%। अब नगद भुगतान के लिए क्या हो रहा है कि ये इस पर भी छूट मिल रहा है, तो इतना में बेचा जाता ऐसे उधारी में, लेकिन नगद भुगतान के लिए क्या है कि इस पर भी छूट मिलता है और इतना पर छूट मिलता है उसको 30% अतिरिक्त। तो इतना का 30% छूट कितना हो जाएगा? 70/100। तो इतना रुपया देकर के खरीदी है, जबकि देकर के खरीदी है 2520 रुपए। 2520 रुपए, दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। अब यहां से काटिए और जो एमपी का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 7 से कटेगा क्या? 7 3 21, हाँ कट जाएगा। 7 3 21, 7 6 42, 360 बार में। 8 से कटेगा, 8 चौके 32 और 8 पचे 40, 45 बार में। तो एमपी बराबर हो जाएगा 45, इधर भाग में यानी बटा में 100 है, उधर जाएगा तो गुना में। तो 45 गुने 100 यानी 4500 रुपए। तो इसका मार्केट प्राइस कितना था? तो 4500 रुपए था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 68 में दिए गए चित्र में, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार चित्र है, देखिएगा। ये वाला है, और यहां पे दर्शा देते हैं हम। ए है और ये वाला बिंदु बी है और ये पी है, यहां पे ओ है। अब यहां पे देखिए कि ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी ओ से पी तक के कितना है? तो 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर। पी भी 9 सेंटीमीटर, यानी पी से बी जो है 9 सेंटीमीटर है। ए बी 7 सेंटीमीटर,
ए से बी तक के जो है वह 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना, हम लोग को त्रिज्या निकालना। तो यहां पे देखिएगा कि अगर यहां से हम यहां तक के खींच देते हैं, ऐसे ऐसे अगर हम लोग खींच देते हैं और यहां पे कोई मान लेते हैं, यहां पे मान के चलिए कि इसको हम d मान लेते हैं, इसको d मान लीजिए, हाँ d, और इसको t मान लेते हैं, ठीक है, इसको t मान लेते हैं। तो यहां से देखिए कि ये यहां से यहां जो दूरी होगा वही यहां से यहां तक की दूरी होगा। अगर यहां से यहां तक का दूरी हम क्या करते हैं कि अगर x मान लेते हैं, x, ठीक है, तो ये भी पूरा x हो जाएगा, यहां से यहां तक के x हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, t से p तक के हो जाएगा, यानी pt बराबर हो जाएगा 13 माइनस 1 सेंटीमीटर, 13 माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से देखिए अब यहां पे O जो हो गया वह सेंटर बिंदु हो गया। अब यहां से यहां तक के कितना हो जाएगा, D से T तक के कितना हो जाएगा, तो D से T तक के हो जाएगा आपका x प्लस x यानी 2x। अब यहां देखिएगा कि PA या AP गुने BP बराबर होता है ये दोनों का गुणनफल, यानी DT या DP यानी DP गुने PT, DP गुने PT, अब यहां पे देखिएगा कि AP बराबर क्या है, AP बराबर है आपका यहां से यहां तक हो जाएगा कितना, 9 7 16, AP बराबर हो जाएगा 16 गुने BP बराबर कितना है, तो BP बराबर है 9 बराबर DP बराबर कितना है, तो देखिए यहाँ पे D से P तक के है आपका इतना प्लस इतना, तो 2x कितना हो जाएगा, 2x में से x घटेगा तो x हो जाएगा, यानी 13 प्लस x हो जाएगा, 13 प्लस x हो जाएगा, गुने PT कितना है, तो P से T तक, तो P से T तक के है आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कहां से कहां तक, तो O से P तक क्या है, क्या O से P तक क्या है 13 सेंटीमीटर, तो P से T तक के कितना होगा, 13 माइनस x, 13 माइनस x, ये हो गया आपका। अब यहां पे देखिए कि इसको गुना करेंगे 16 नमा 144 बराबर, अब यहां पे देखिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यही ना फॉर्मूला होगा। तो 144 बराबर ये हो जाएगा आपका 13 के स्क्वायर 169 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर घटा देते हैं तो 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, एक्स बराबर 5, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब हम लोगों से पूछा है क्या, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं, x है ना, x माने हैं यहां से यहां तक के, तो x बराबर क्या आ गया 5, तो वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 कि 5 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 बटा cosec स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट।
यानी इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये जो होता है आपका 5 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखिएगा कि ये जो होता है आपका, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू, तो देखिएगा 9 इंटू 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे देखिएगा कि 5 इंटू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 9 गुने इसका वैल्यू कितना रखेंगे तो 1 रखेंगे, 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसे बोला क्या कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 13.1/3% लाभ, यानी क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 13.1/3% का लाभ होना चाहिए। तो देखिएगा 13 × 1 40, 40/3% मतलब बटा में 100, इतना लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 30, यानी आप कह सकते हैं कि 30 रुपया में बेचने पर 4 रुपया लाभ हो रहा है ना। तो 30 रुपया में बेचने पर 4 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि 30 इसका दूध होगा तो 4 पानी होगा, यानी दूध जो होगा 30 लीटर होगा तो पानी कितना, क्योंकि लाभ के बराबर ही पानी होगा, क्योंकि बोला जा रहा है यहाँ पे कि क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है, यानी जितना में खरीदा है उतना ही बेचा जा रहा है। इसका मतलब जो भी फायदा होगा वो सब पानी मिलाया होगा, ये ना होगा। तो यहां से देखिएगा कि 30 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो इसको काटिएगा तो 15 दूनी 30, 2 से 15 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 15:2 के अनुपात में इसका आ जाएगा क्या चीज का, तो दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने पर 13.1/3% का लाभ हो। तो 15:2 के अनुपात में, यानी कहने का मतलब क्या कि 15 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाया जाए तब यह इसका जो लाभ होगा वह 13.1/3% का होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।